अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। हालिया दिनों में पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ महाज गर्म जरूर किया, लेकिन अपनी गैर यकसुई के बायस वो मोमेंटम ना बना पाई जो एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करता। अब उसके बाद अपोजिशन को हुकूमत मुखालिफ गिराव के लिए एक नया मवाद जो है मुहैया हो गया है। इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे पर दो स्कैंडल्स बहस व मुबाहिसे की जीनत बने हुए हैं। एक ब्रॉडशीट स्कैंडल जिसके तहत अपोजिशन हुकूमत का जो एहतसाबी बयानिया है बिलखुसूस नैब को चोट मारने के दर पे है, उस पर काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। दूसरा मामला फॉरेन फंडिंग केस का है जो गुज़श्ता 6 साल से पीटीआई के खिलाफ चला जा रहा है। हैरान कुन तौर पर इस केस में तहरीक इंसाफ ही की जानिब से हालिया दिनों में होने वाले इंकिशाफ ने अपोजिशन को नया महाज बनाने का मौका दिया, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते पीडीएम की जमातों ने इलेक्शन कमीशन के बाद बहुत बड़ा एहतजाज किया और गुज़श्ता 6 साल से इस केस को चलाने जाने पर इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया। मामले में गर्मा गर्मी को बढ़ता देखकर इमरान खान ने भी अब लबकुशाई कर दी और खुलम खुला चैलेंज कर दिया है कि इस केस की सुनवाई सबके सामने होनी चाहिए, कैमरों के सामने होनी चाहिए, पार्टी सरबराहान को बिठाकर केस को सुनना चाहिए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की इस ख्वाहिश को रद्द कर डाला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सामने जो उनका मौक़िफ़ आया है, फॉरेन फंडिंग केस का जायजा स्क्रूटनी कमेटी इस वक्त ले रही है जिसकी हैसियत JIT जैसी है और JIT की कार्रवाई अवामी सतह पर नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी अपनी जामे सिफारिशात पेश करेगी जिसके बाद इलेक्शन कमीशन बगैर किसी खौफ या दबाव के फैसला कर देगा। एक जानिब यह मामला पीटीआई के लिए लटकती तलवार तस्वुर किया जा रहा है तो दूसरी जानिब इसी मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग भी कटहरे में खड़े हैं क्योंकि हुकूमती वज़रा के मुताबिक यह मामला पनामा 2 बनने जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पनामा 2 बनेगा। मरियम साहबा से कहना चाहता हूँ कि वो इसको पढ़ लें या पढ़वा लें किसी के थ्रू, क्योंकि बहुत सारी उनकी जायदादें मजीद निकलने जा रही हैं। अब अगर ब्रॉडशीट स्कैंडल की बात की जाए तो उसमें भी अपोजिशन का पलड़ा भारी दिखाई देता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम के 4.5 अरब से ज़्यादा जो है रुपए वो ज़ाया होने के बाद कुछ हासिल वसूल ना हुआ। एहतसाब का जो बयानिया है बिलखुसूस नैब की कारकर्दगी है उस पर एक बार फिर सवालिया निशान उठा, जिसके बाद अब इस मामले की तफसीली छानबीन और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने भी चेयरमैन नैब को तलब कर रखा था ताकि वो बताएं कि ब्रॉडशीट को पैसा क्यों और कैसे दिया गया, इदारे की गलती के बायस अवाम के टैक्स से अरबों रुपए क्यों अदा किए गए। लेकिन वजीर इत्तलात शिबली फराज के एतराज़ पर इस फैसले और चेयरमैन नैब की तलबी को वापस लिया गया। एक जानिब नैब को इस मामले में सख्त सवालात का सामना है तो दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ होने वाली हैरान कुन पेशरफ्त ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। नैब हुकूमत की इत्तेहादी जमात काफ लीग के सरबराहान के खिलाफ 20 साल पहले यानी सन 2000 से आमदन से ज़्यादा असासों के जो उनके केस थे, इंक्वायरीज थी, वो गुज़श्ता पेशी में अगर आपको याद हो तो DG नैब लाहौर सलीम शहजाद ने अदालत में यह दावा किया था कि नैब के पास काफ लीग के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ काफ़ी सबूत हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अदालत में इंक्वायरी बंद करने का ऐलान करते हुए ये कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे। वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, पहले तो मुबारक हो आपको, काफ लीग से सुलह हो गई है। इत्तेहादी सारे नाराज़ थे काफ लीग समेत, अब लग रहा है कि सुलह सफाई हो गई है। देखें जी, एक घर में 2 भाइयों के माबैन भी ऊंच नीच हो सकती है, तो कोई ऐसी नाराज़गी नहीं थी कि जो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हो। कल भी वो हमारा हिस्सा थे, आज भी हमारा हिस्सा है और वो राजी बाजी हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये खान साहब, उसमें फिर ये इनके खिलाफ सारी इंक्वायरीज का ख़त्म होना 20 साल से जो चल रही थी, एक पेशी में नैब कहती है काफ़ी सबूत हैं, अब नैब ने वो सारी इंक्वायरीज बंद कर दी हैं, तो तासुर तो बिल्कुल यही उभर रहा है कि उनको NRO दे दिया गया है, क्लीन चिट दे दी गई है। तो अगर वाकई ऐसा है तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी दे दें कि आपकी हुकूमत 5 साल पूरी कर ले आराम से। आदिल, एक बात ज़हन नशीं कर लें आप कि नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, खुद मुख्तार अदारा है और उस पर कोई हुकूमती चेक एंड बैलेंसिंग नहीं है और कोई हुकूमती अदायात के वो ताबे भी नहीं है। वो जो भी करते हैं इंडिपेंडेंटली करते हैं।
अगर उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो डेफिनेटली कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दी होगी, कोई मनी ट्रायल दी होगी, अपने सोर्स ऑफ इनकम दिए होंगे, अपने एक्सपेंडिचर दिए होंगे जिस पे कोई रेफरेंस तो बना नहीं। इंक्वायरीज की स्टेज थी, इन्वेस्टिगेशन की स्टेज उसके बाद आती है, पहले वेरिफिकेशन की स्टेज होती है, फिर इंक्वायरी की स्टेज आती है, फिर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है। तो अभी उस मौके पे वो दौरान इंक्वायरी या दौरान इन्वेस्टिगेशन अगर उनके ख़िलाफ़ कोई सबूत ठोस नहीं मिल सका और उन्होंने अपनी मनी ट्रायल दे दी, अपना सोर्स ऑफ इनकम दे दिया और उनके ख़िलाफ़ तमाम प्रोसीडिंग्स क्लोज कर दी गई, तो इसमें कोई ऐसी मेरा ख्याल है बात नहीं है कि जिस पे, लेकिन हर चीज़ को अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करता है तो उसे भी हुकूमत के साथ जोड़ दिया जाता है, अगर कुछ नहीं करता तो उसका रिश्ता नाता भी हुकूमत के साथ जोड़ दिया जाता है। ये दोनों अदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आइनी अदारे हैं, और नैब और ये हुकूमत और अपोजिशन, कायदे ईवान और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से ये अदारे मार्ज़ वजूद में आते हैं, इनकी शख्सियात की तैनाती होती है। तो इस पे एतराज़ भी नहीं होना चाहिए और इस पे ज़्यादा मेरा ख्याल है डिस्कशन का भी कोई जवाब नहीं बनता कि दोनों अदारे अगर काम कर रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, इन्हीं उसूलों को अगर अप्लाई किया जाए कि नैब आज़ाद इदारा है, इंक्वायरी स्टेज पर किसी की इस तरह से अरेस्ट को किसी को नहीं करना चाहिए, और अगर वो सबूत और मनी ट्रेल दे दें तो फिर उन पर रेफरेंसेस भी नहीं बनते, लेकिन उल्टा हो रहा है ओपोजिशन के साथ, तो इसी तरह हो रहा है। इंक्वायरी स्टेजेस पे ओपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर दिया जाता है, कई माह रखा जाता है, तो फिर वहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे कुछ। ठीक है, आपके अंडर नहीं है नैब, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा कि जी खान साहब देखें जी, ये खालिस्तन नैब की स्वाबदीद बनती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की स्वाबदीद बनती है, इंक्वायरी ऑफिसर की स्वाबदीद बनती है। अगर उनके साथ कोऑपरेट न किया, जिस पर इल्ज़ाम हो वो उनके साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो, वो बुलाने पे ना आए, वो सवालों का जवाब ना दे, तो फिर नैब के पास एक कानूनी इख्तियार है कि वो बंदे की गिरफ्तारी कर लेते हैं। और अगर नैब के बुलाने पे, वो इंक्वायरी स्टेज पे, वेरिफिकेशन स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे अगर वो बुलाएं तो जिस पे इल्ज़ाम हो वो ना जाए, तो यकीनन वो हक़ बजानिब है। अगर वो बुलाते हैं तो जाना भी चाहिए और तमाम अपने सबूत देने चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई ओरल एविडेंस है, कोई और भी सबूत है, कोई और भी सफाई है, अपनी सफाई में जो भी कहा जा सकता है। तो अगर ना कोऑपरेट करे तो अपोजिशन कोऑपरेट्स। सामने सारी दुनिया कह रही है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ तेरा पूरा टब्बर चोर है, ये चोर तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। तो उनके बारे में अगर सबूत मांगे जाएं और वो सबूत ना दे तो कोई चोर नहीं बन जाता ना, वो होगी। वहाँ पे सबूत देने पड़ते हैं, शो करना पड़ता है। जब से आपकी गवर्नमेंट आई है अभी सैकड़ों $मिलियन वापस लाने थे, हमें तो कुछ नहीं नजर आया। नवाज शरीफ को वापस लाना था। मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा था जिस पार्लियामेंट में उस वक्त के कायदे ईवान, उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर सादा कागज़ थमाते हुए कहा ये हैं वो वसाइल। तो वो अपनी मनी ट्रायल दें ना, मनी ट्रायल आज तक वो अपनी मनी ट्रायल नहीं दे सके, और ये साबित हो चुका है कि पूरी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। यूके में उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, यूरोप में उनकी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, और इसी बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ JIT की इंक्वायरीज़ भी हुई, कमीशंस भी बने, रिपोर्ट्स भी आई और सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन भी की। तो ये तो प्रूव्ड केसेस हैं ना जी। अच्छा खान साहब, ये तो प्रूव्ड केसेस हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी वर्डिक्ट दे चुकी है। इन्हीं से जुड़ा जो ब्रॉडशीट वाला मामला है, आपने वो देख लिया होगा। मतलब पाकिस्तान सरकारी खजाने को 4-4.5 अरब रुपए का टीका लग गया। अब उससे हासिल क्या हुआ? 2000 में एक कंपनी बनाई गई और वो भी तफसीलात सामने आ गई हैं कि किस तरह रातों रात एक कंपनी बनवा के नैब का उसके साथ मुआहदा करवाया गया। अब नैब ने उनको पेमेंट भी कर दी है। आज नैब के चेयरमैन को कायमा कमेटी ने बुलाया हुआ था, वो पेश नहीं हुए और हुकूमत ने यह कहा कि जी उन्हें पेश नहीं होना चाहिए,
तो नैब भी तो जवाबदेह है आप सब लोगों के सामने, पार्लियामेंट के सामने। तो नैब को इन सारे सवालात का तो जवाब देना होगा कि आप तो पैसे वापस लेने आए थे, ये तो हमें लेने के देने पड़ गए, यहाँ से अरबों रुपए बाहर जा रहे हैं हमें। आदिल दयानतदारी के साथ इसकी जिम्मेदार भी अपोजिशन है कि जिसने उस वक्त एनआरओ लिया, और अब भी ये पीडीएम की जितनी मूवमेंट है ये भी ज़रूरत महसूस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमें एनआरओ मिले। जनरल मुशर्रफ जो कि एक फ़ौजी बैकग्राउंड था, प्रेसिडेंट था, वो ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका, लेकिन इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट, उसकी पार्टी ये प्रेशर बर्दाश्त कर रही है। और एक सांस में वो कई बार कहता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो ये अगर एनआरओ ना होता, ये भी चार्जशीट जो है ये अपोजिशन जिन्होंने एनआरओ लिया है और जिन्होंने एनआरओ दिया है उन्हें चार्जशीट करना चाहिए कि खान साहब इसका तो एनआरओ से लेना देना नहीं है, इररेलेवेंट है। नैब ने ऐसी कंपनी को पैसे दिए कि जो नहीं देने चाहिए थे, मिस हैंडलिंग हुई, अरबों रुपए का। ये 2018-19 की बात है, पैसे तो अभी दिए हैं। इसका तो नवाज शरीफ और जरदारी से कोई रिलेशन ही नहीं है, लिंक ही नहीं है, मिस हैंडलिंग किया गया मामले। पैसे देखे ना, अगर एग्रीमेंट किया है तो नैब ने किया है, सन 2000 में किया है, 200 ख़ानदानों को से रिकवरी करने के लिए किया है, और उन 200 ख़ानदानों में से इन बड़े ख़ानदानों ने, बड़े चोरों ने एनआरओ ले लिया, और उस पे वो प्लेंटी है या जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मुझे नहीं पता, मैंने डिटेल नहीं देखी कि उस कंपनी के साथ किन टर्म्स पे ये मायदा हुआ है, लेकिन वो मायदा एसेट्स रिकवरी यूनिट ने किया है, 200 ख़ानदानों के ख़िलाफ़ किया है, और उसी पे फिर वो नैब को जो भी प्लेंटी पड़ी, जो भी उन्हें देना पड़ा, कि अगर एनआरओ ना होता तो उस कंपनी ने वो सारी रिकवरीज करवानी थी, उनकी एसेट्स की निशानदेही करनी थी, और उसमें एज़ पर कंडीशंस के 20% उन्हें मिलना था। वो जो नैब ने कुछ थोड़ी बहुत ही रिकवरीज की, फिर उससे उन्होंने पूरा कर लिया, वो उन्होंने अपने आप को कंपनसेट करवा लिया। लेकिन इसमें खान साहब अगर तो कहीं पे कोई कमीशन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें, तो तहकीकात तो हुकूमत ने कमेटी बना दी और सबसे होनी चाहिए, चाहे वो जनरल रिटायर्ड अमजद थे, चाहे और मामला थे, चाहे शहजाद अकबर साहब हों, चाहे आपकी गवर्नमेंट में हों, चाहे नैब के चेयरमैन हो, तहकीकात तो होनी चाहिए। 4-4.5 अरब रुपए का मामला है। आदिल, इसमें मौजूदा हुकूमत या इमरान खान ज़िम्मेदार नहीं है। अगर ब्रॉडशीट कंपनी का ये स्कैंडल सामने आता है तो उसकी ज़िम्मेदार भी हमारी हुकूमत नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में, देखें ना, अगर दिल में सच हो, दामन साफ़ हो, तो बंदा इसी तरह की ऑफ़र करता है कि उसमें अब प्राइम मिनिस्टर ने कितने खुले अंदाज में कह दिया कि ठीक है, कोई चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे मीडिया हो, जहाँ भी हो, ओपन ट्रायल हो, और मैं बीइंग अ पार्टी हेड मैं भी मौजूद होऊंगा, और बाकी साहबान, मौलाना फजल रहमान भी हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हो, और पीपल्स पार्टी की क़यादत भी हो, वो अपना सोर्स बताएं, मनी ट्रेल बताएं, उनकी पार्टी फंडिंग कैसे होती है। तो इसकी तो तारीख़ है तरीक़े इंसाफ की, कि ये तो तरीक़े इंसाफ की बुनियाद ही फ़ॉरेन फंडिंग पे रखी गई। तरीक़े इंसाफ की तमाम मूवमेंट भी फ़ॉरेन फंडिंग पे चली। ये तमाम धरने लोगों ने धरनों को स्पॉन्सर किया, डोनेट किया। मेरी मौजूदगी में मैं ऐसे ऐसे वाक़यात जिनसे मैं मुतासिर भी हुआ कि लोगों के अंदर कितना जज्बा मौजूद है और किस तरीके से लोग तरीक़े इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये तो इल्ज़ाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी दिया जा रहा है कि जिन्होंने ये अमाउंट स्पॉन्सर्स की, जिन्होंने ये अमाउंट डोनेट की, देखो ना, आज पाकिस्तान की मईशत इतनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं जितने रेमिटेंसेज आते हैं। पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक अहम रोल है, और तरीके इंसाफ को भी इस पोजीशन में लाने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक अहम रोल है। तरीके इंसाफ की शफाफियत की बात करती है, बिल्कुल दुरुस्त है। तो फिर ये 6-7 साल आप पे तो बड़ा इल्ज़ाम ये है कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, और जब से आप गवर्नमेंट में आए हैं तो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। आज जो इमरान खान कह रहे हैं कि टीवी के सामने ये कराएं, तो ये 6 साल पहले भी कह सकते थे। जो जवाब इलेक्शन कमीशन 6 सालों में मांग रहे थे, 6 साल में फैसला उसकी वजह से नहीं हो सका, वो पहले दे दी थी पीटीआई।
देखिए जी, मैं इस निटी-ग्रिटी में नहीं जाता। आज भी केसेस 90s के मौजूद हैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, और उस पर ट्रायल नहीं हो रहा और उस पर फैसले नहीं हो रहे। नवाज़ शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ आज भी केसेस मौजूद हैं। ये देखें, ये प्रोसिक्यूशन का मामला है, उस कोर्ट का मामला है, जो एजेंसी इंक्वायरी कर रही है उसका मामला है। तो अब तो इस पे काफ़ी एडवांस स्टेज पे काम कर लिया इलेक्शन कमीशन ने। जो मैटर रेफ़र हुआ उसमें एक कमेटी बनी और उसको स्क्रूटनी कमेटी बनी और वो अपना काम कर रही है। तो देखना, स्क्रूटनी कमेटी को एक मैंडेट दिया गया, उसमें ज़िम्मेदार लोग हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो ऑफ़र की वो इससे हट के ओवर एंड अबव की कि मेरे हाथ साफ हैं, अगर करना है तो फिर मुस्लिम लीग को भी आके बताना चाहिए, उसकी लीडरशिप भी बैठे, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बैठे, मौलाना भी बैठे, मैं भी बैठूंगा, मैं बताऊंगा कि मनी ट्रेल क्या है, मैंने कहाँ कहाँ से पैसे लिए, कैसे मैंने फंड रेजिंग की, कैसे लोगों ने डोनेशन की, कैसे लोगों ने हमें अपने पाँव पे खड़ा करने का मौका फराहम किया। और इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि जिनका मेन रोल है पाकिस्तान की मईशत, चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो चाहे नवाज़ की हुकूमत हो, पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और तरीके इंसाफ को इस पोजीशन में पहुँचाने वाले भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। तो उनकी वजह से अगर आज तरीके इंसाफ गवर्नमेंट में है तो ये तो ब्लेम सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को है कि जो पाकिस्तान के लिए अहम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इस तरह के इल्ज़ामात का तो कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें अपना मनी ट्रेल देना चाहिए। और बिल्कुल उनको खान साहब, बिल्कुल उनको भी देना चाहिए, तरीके इंसाफ को भी देना चाहिए। वहाँ तो बिडिंग बेटे टिकट्स के लिए बिडिंग होती थी, टिकट बिकते हैं, उनके ओहदे बिकते हैं, क्या क्या होता है आप सोच नहीं सकते। और फिर इन्वेस्टर आता है, जैसे कहा जाता है खांदे लेकिन लांदे भी तैन, तो ये लांदे तो फिर खांदे भी तैन, ये सारा काम करते हैं। और वो जिनके हाथ रंगे हुए हैं टिकटों वाले मामले में और इन्वेस्टर्स में जो है वो खून से, और वो लोग इन मामलात में काफ़ी सारे सवालात पीटीआई पर भी उठे हैं, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। ये इस वक्त जो आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की बात की है, ओवरसीज नहीं कोई ऐसी चीज़ है तो आप जाएं, उसका जवाब भी मैं दूंगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं भी चला जाऊंगा। आपसे नहीं बनते ना, मैं भी इनका असली चेहरा बताने की जिन लोगों से बनते हैं वो उनको सामने बिठा के करने वाले हैं, क्योंकि आप उनका जवाब नहीं दे सकते। ऐसी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, अब तो मुख्तलिफ लॉबीज़ हैं, काबीना में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ आप बोलते रहे हैं और आपको ट्रबल होता रहा है। तो मैं इसलिए उन मामलात में नहीं जाना चाहता आपके साथ। देखिए जी, अगर मैं बोला हूँ तो किसी हक बात पे बोला हूँ, और इस काबीना में खुसूसियत यह है कि हर बोलने वाले की बात सुनी जाती है, एक बार नहीं, वो कई बार बोलना चाहे तो उसे हर बार बोलने का मौका दिया जाता है, और उसकी बात सुन के उस पर अमल करने की भी, अगर वो बात ठीक हो रही हो तो उस पर अमल की भी कोशिश की जाती है। अगर मैंने किसी पे एतराज़ किया तो उस पर अमल भी हुआ है। ठीक। अच्छा खान साहब, जाते हुए आपसे ये पूछूंगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की आपने बात की, बड़ा हमें भी पता था कि काफ़ी सपोर्ट थी पीटीआई को, और पीटीआई को गवर्नमेंट में लाने में उनका एक कलीदी किरदार रहा है। क्या आप समझते हैं कि वो आपकी कारकर्दगी से मुतमईन है? देखें जी, बिल्कुल मुतमईन है। 100% सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो सकती। तवक्कुआत इस कौम की भी बहुत ज़्यादा हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मोर देन 90% उन्होंने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, धरने में सपोर्ट किया है, तमाम मूवमेंट्स में सपोर्ट किया है, तमाम इलेक्शंस में सपोर्ट किया है। उन्होंने ऐसे लोग, मेरे हलके में भी ऐसे लोग हैं कि अमेरिका से, बरतानिया से आके उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट किया है, मुझे वोट किया है। तो उनका एक अहम रोल है, इस हवाले से उनकी तवक्कुआत भी है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी राइट ऑफ वोट होना चाहिए, उनके मसाइल भी हल। सबसे अहम इशू तो वो अपना वोट बराह रास्त कास्ट करना चाहते हैं, कि जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन के रूल्स में कुछ कदगन है, इस पर मौजूद है। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी ये चाहती है, हम उन्हें ऑफ़र भी करते हैं कि ऐसी चीज़ों पर आएँ, रिफॉर्म्स पे आएँ, नेशनल इश्यूज़ पे आएँ, कि नेशनल इश्यूज़ पार्लियामेंट में डिस्कस हों, आउटसाइड द पार्लियामेंट डिस्कस हों, फिर नेशनल इश्यूज़ पे कंसेंसस हो, लेजिस्लेशन हो, और हम आगे बढ़ें। अब पीडीएम की मूवमेंट तो अब दम तोड़ चुकी है, वो अपने अब ज़ख़म चाट रहे हैं। तो अब भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है, जितने अहम इश्यूज़ हैं, चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से हैं, फॉरेन फंडिंग के हवाले से हैं,
जो भी मामलात हैं उन्हें पार्लियामेंट में लाएं, डिस्कस करें और हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तामीरी तनकीद भी करें। इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है हर एरिया में। हम इंशाअल्लाह ताला उनकी तामीरी तनकीद को वेलकम भी करेंगे और नेशनल इश्यूज़ पे हम कंसेंसस डेवलप करने की भी कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें राय रास्त पे आना चाहिए। ठीक, खान साहब आखिरी सवाल आपसे कि PIA का एक जहाज़ जो कि मलेशिया में वहाँ पर लैंड किया और लीज की वजह से उसे फिर वापस नहीं आने दिया गया, बड़ा उससे जगहसाई हुई, उस पर क्या हुआ? वो मामला क्या था? $14 मिलियन 6 महीने से पे नहीं किए गए थे, तो अगर नहीं किए गए थे लीजिंग कंपनी को, फिर उस जहाज़ को क्यों भिजवाया गया? मतलब ये क्या, कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं? देखें जी, ये 2 जहाज़ थे जो अक्टूबर 2015 में लीज़ पे लिए गए थे एक कंपनी से, और उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त के जो एडवाइज़र थे, जो सुनने में आया है, जैसा पता चला है कि इंतहाई महंगी लीज़ थी, सख्त टर्म एंड कंडीशन पे ये तैयारे लिए गए थे और इतनी अच्छी कंडीशन में भी नहीं थे, लेकिन एक इंटरनेशनल मुआहदा था, हमने उसे ऑनर भी किया और वो जहाज़ चलते रहे। तो अब तो पूरी दुनिया बवजह कोविड एविएशन इंडस्ट्री स्ट्रेस में है, तो उसकी वजह से यकीनन PIA पे भी उसका असर है। फिर PIA पे जो पायलट केसेस की वजह से EASA ने पाबंदी लगाई कि यूरोप फ्लाई नहीं कर सकते, तो PIA इस इशू को UK आर्बिट्रेशन कोर्ट में लेके गई और ये इशू पेंडिंग था, जिसकी गालबन 22 या 24 तारीख भी है जनवरी की। तो उन्होंने ये जो अमल किया है कि मलेशिया तो ऑपरेशन हमारा था, UK ऑपरेशन हमारे सस्पेंडेड थे, तो मलेशियन कोर्ट को बताए बगैर कि ये मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, ज़ेर समात है UK की आर्बिट्रेशन कोर्ट में, तो हकायक छुपा के तो मलेशियन कोर्ट में उन्होंने केस दायर करके और यकतरफा तौर पे हमें बुलाया नहीं गया, हमें सुना नहीं गया PIA को, और PIA की फ़्लाइट क्योंकि ऑपरेशन मलेशिया के लिए जारी थे तो उधर उसे जहाज़ को रोक लिया गया। तो अब उसकी 24 या 27 तारीख है UK आर्बिट्रेशन कोर्ट में, यकीनन वो मैटर वहाँ डिस्कस होगा और उम्मीद है कि वहाँ बेहतर फैसला होगा। ठीक, गुलाम सरवर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे किस तरह हुकूमत ने एक डिसीजन लिया कि जो सनती यूनिट हैं उनकी गैस 1 फरवरी से बंद की जा रही है। वजह क्या है? क्योंकि अगर हम एक तरफ कह रहे हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं और दूसरी जानिब सनतों को इस तरह से अगर हम गैस और इस बिजली महंगी कर दें और गैस की उनको फरामी रोक दें, तो एक्सपोर्ट्स कैसे फिर ऊपर जाएंगी? क्या कैसी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की? इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत खुशखबरी सुना रही है कि मईशत बेहतर हो रही है, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, लेकिन जब वफाकी वज़ीर असद उमर यह खुशखबरी सुना रहे थे, ठीक उसी वक्त अवाम को बिजली की कीमत में इजाफे की खबर भी साथ में सुनाई गई और एक बार फिर नून लीग की हुकूमत को इसका जिम्मेदार करार दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठ रहे हैं कि क्या 2.5 साल बाद भी मौजूदा हुकूमत अपने फैसलों की जिम्मेदारी गुज़श्ता हुकूमतों पर ही डालेगी? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक जानिब हुकूमत और वज़ीर आज़म एक्सपोर्ट्स बढ़ने का क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक्सपोर्ट सेक्टर हुकूमत से गिला कर रहा है कि उन्हें वादे के मुताबिक गैस फराहम नहीं की जा रही और अगर यही हालात रहे तो एक्सपोर्ट के टारगेट पूरे करना उनके लिए नामुमकिन होगा। ऐसे में एक और सवाल भी यह है कि क्या हुकूमती ऐलानात ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं? इमरान खान के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने गुज़श्ता माह दावा किया था कि इंडस्ट्री को किसी किस्म की सप्लाई में तातुल नहीं आने दिया जाएगा। हम इस वक्त दिसंबर का महीना पूरा गुजर चुका है, हमने किसी इंडस्ट्री को, एक्सपोर्ट सेक्टर को, डोमेस्टिक को, कमर्शियल को, किसी को कर्टेल नहीं किया। लो प्रेशर के इश्यूज मौजूद हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं और ये सिस्टम के डिज़ाइन की वजह से है। हमने सिर्फ CNG और कैप्टिव यूनिट्स को 19 तारीख के बाद कर्टेल करना शुरू किया है। सो दिसंबर का महीना तो गुजर गया और ये रिकॉर्ड पे जितने पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस हिसाब से ये बेहतर गुजरा है दिसंबर का महीना। जनवरी के महीने भी हमारे 12 कार्गो शेड्यूल्ड हैं, जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है और ये 30% ज़्यादा है 2017-18 के विंटर से और ये तकरीबन 10% ज़्यादा है पिछले विंटर से।
पिछले विंटर में हमने 11 कार्गो अरेंज किए थे, इस वक्त हम 12 कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा LNG भी ला रहे हैं, सिस्टम को मैक्सिमम लिमिट्स पे रन कर रहे हैं। लेकिन ये भी आप लोगों को समझना चाहिए कि जो डिमांड है वो जनवरी के पहले 2 हफ्ते और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में डिमांड डबल ट्रिपल हो जाती है डोमेस्टिक की। तो इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है और हम इस चीज़ को समझते हैं। बड़ी बात के पास मौजूद गैस मैनेजमेंट प्लान में भी यही तय किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि CNG सेक्टर को गैस की बंदिश होगी, लेकिन एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस की फरामी बगैर तात्तुल की जाएगी। उसके बावजूद इंडस्ट्री की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही हैं कि उनसे जो वादे किए गए उन पर अमल नहीं हो रहा, गैस फरामी नहीं की जा रही पूरी तरह, LNG की खरीदारी में ताखीर की जा रही है। और आज ये ऐलान किया गया कि मुल्क में गैस बहरान के पेश नज़र तकरीबन 1200 यूनिट्स के गैस कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। हमारे जो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं उन्होंने अपने बिजली के कारखाने लगा दिए, सस्ती गैस उनको फराहम की गई, लेकिन वो जो उनके बिजली के कारखाने हैं वो बहुत ही इनएफिशिएंट हैं। सस्ती गैस जो कि बहुत कम हो रही है मुल्क में, महंगी LNG हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो इनएफिशिएंट प्लांट्स में वो चला के अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं। आज काबीना की दिल्ली कमेटी CCOE ने इसका फ़ैसला किया है कि वो उन तमाम कैप्टिव यूनिट्स को जो कि बिजली के निज़ाम से मुंसलिक हैं उनकी गैस को हम मुनक़ता कर देंगे। अगर वो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं तो उनकी गैस मुनक़ता 1 फरवरी को होगी, और अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं तो वो 1 मार्च तक उनको मुद्दत दी जाएगी। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या यह फैसला इंडस्ट्री के साथ मुशावरत से किया गया या एक तरफा फैसला है? इस फैसले के नताइज क्या हो सकते हैं? क्या असद उमर जिस रिकॉर्ड एक्सपोर्ट में इजाफे की खुशखबरी सुना रही थे, गैस बहरान के बायस कहीं वो नुकसान में तो नहीं बदल जाएगा? हमारी एक्सपोर्ट्स आपने देखी हैं जिस रफ्तार से बढ़ रही हैं। दिसंबर 2020 में हमारी बरामदात का इजाफा हुआ बनिस्बत 2019 की दिसंबर के, उसमें जो इजाफा था वो 12 साल बाद किसी एक माह में इतना ज़्यादा इजाफा देखने के आया। कई सालों के बाद, तकरीबन दिहाई के बाद, इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारी पैदावार, सनती पैदावार के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आया। और इसी पर बात करेंगे। मुमताज़ सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। मोतीवाला साहब, हुकूमत दावा ये कर रही है कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मईशत बेहतर हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब एक्सपोर्ट सेक्टर को शिकायत यह है कि इंडस्ट्री को गैस बहरान का सामना है। आज भी सुना है कि मजीद इंडस्ट्री को जो गैस चल रही है फरामी बंद की जा रही है। इस वक्त इंडस्ट्री को कितने शॉर्टफॉल का सामना है? पावर मिनिस्ट्री ने अनाउंसमेंट की है जी कि वो जो है 1 फरवरी से जनरल इंडस्ट्री को बंद करेंगे, फिर अनाउंसमेंट कर दी है कि एक्सपोर्ट सेक्टर को भी बंद कर देंगे 1 मार्च से। तो ये क्या अनाउंसमेंट्स हैं? आपको पता है इस अनाउंसमेंट से हो क्या रहा है? कि बांग्लादेश में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने फोन किया, बोला हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जो चंक है वो हमको मिल जाएगा। ये बात हो रही है हमारे जो कंपीटिंग कंट्रीज के अंदर, जो ये गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही है। इस वक्त तो जरूरत इस बात की है कि हम मिल के बैठें, स्टेक होल्डर्स के साथ ये बैठें और हमको ऐसा लाए अमल तैयार करें जिसमें गैस की मौजूदा जो पोजीशन है उसके तहत हम जो है ना अपनी मिलों को कैसे चला सकते हैं, उसके ऊपर हम बहस और मुबाहिसा करें, उसके ऊपर फैसला करें कि हम क्या कर सकते हैं। ये तो वन साइडेड अनाउंसमेंट जारी है। हमने तो कमिटमेंट्स की हुई है जून जुलाई तक की, और अगर ये खुश हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब सबको मुबारकबाद दे रहे हैं कि मईशत सही चल पड़ी है। आप ये जो फिगर्स हैं एक्सपोर्ट के, लोगों को ये समझना ये चाहिए कि ये जो फिगर है ये कहां से आया। ये फिगर आया है जब हमने उनसे एग्रीमेंट किया और 786 वाली गैस जब उन्होंने 930 रुपए की दी तो उन्होंने 1 महीना और 20 दिन, नवंबर की 1 तारीख से दिसंबर की 20 तक उन्होंने गैस बिल्कुल मुतवादिर दी, सही प्रेशर में दी और कोई संडे क्लोजर नहीं हुआ। इस वजह से ये इंक्रीज आपको नजर आ रहा है एक्सपोर्ट में। जब आप इसको बंद करेंगे तो ये इंक्रीज है कहां जाएगा? मेरा इनसे सवाल है कि कहां जाएगा वो इंक्रीज? आप कहां से लेके आएंगे, कैसे करेंगे? अब इस वक्त जो पोजीशन है, देखिए कराची में जो वैसे हमेशा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आज भी हैं, उन प्रॉब्लम्स को साथ लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन अगर ये गैस बंद करने की बात करेंगे, गैस को कर्टेल करने की बात करेंगे, तो आप एक्सपोर्ट के जो बढ़ाने और एनहांसमेंट की बात करते हैं। जुबैर साहब, ये तो तशवीशनाक बातें हैं। क्या ये सारे आपके जो कंसर्न्स है आपने हुकूमती इदारों तक पहुंचा दिए और उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? कहता हूं कि देखिए हम सोए हुए नहीं है, हमें सारी चीजों का सामने सब कुछ नजर आ रहा है
और हमने जो टेक्सटाइल की जो एसोसिएशन है उनकी काउंसिल है, उसकी काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मैंने पूरा प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरा प्राइस किया है। हमने सिंध का पॉइंट ऑफ व्यू भी लिखा कि आर्टिकल 158 के तहत हमको इंडिजीनियस गैस मिलनी चाहिए, ये भी लिख दिया और उसके प्रूफ भी दे दिए। अदालत के जो फैसले हैं वो भी भेज दिए, इनको मैंने अभी भेज दिया और मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात कर ली। और नदीम बाबर साहब जो है ना माशाल्लाह हमारे कंटिन्यूस टच में होते हैं, हमको जवाब भी देते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो गैस की जो अवेलेबिलिटी है, जो वेसल्स की, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं जुबैर साहब, ये आपसे समझना चाहेंगे इस बुरहान की वजह क्या है, क्योंकि एक तासुर यह है कि हुकूमत ने LNG कार्गोस की खरीदारी में ताखीर की, हुकूमत की जानिब से उसकी नफी की जाती रही। आपकी राय जानना चाहेंगे इस पर। ये प्राइम मिनिस्टर साहब को देखने की बात है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता, नो कमेंट्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखिए पाकिस्तान में कई शोबों में काम नहीं हो रहा, कई जहां फैसले लेने के होते हैं वहां फैसले नहीं लिए जा रहे, इसलिए कि जो है ना लोग, ना ब्यूरोक्रेसी ना मिनिस्टर्स, कोई ऐसे फैसले जिसके अंदर उनको कोई इजाफी रकम देनी पड़े, वो फैसले नहीं हो रहे। मेरा इस बात में आप सारी बात समझ गए होंगे, वो फैसलों नहीं होने की वजह से आज हम इस सूरत हाल का शिकार हैं। इनको सब पता था और नदीम बाबर साहब मैं आपको बताऊं बहुत इंटेलिजेंट आदमी है एंड ही नोज दिस इज जॉब इन एंड आउट, तो वो ऐसी कोई बात नहीं, उनको सब पता था कि ले लेना चाहिए था। नहीं सर, लेकिन नदीम बाबर साहब ने ही दावा किया था कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को किसी सूरत गैस की फरामी में तातुल नहीं होगा, जनवरी के लिए बंदोबस्त कर लिया है, सिर्फ नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर को हफ्ते में 1 दिन के लिए गैस मुअत्तल होगी। ऐसे हो रहा नहीं है, आपके जवाबात से लग रहा है। उन्होंने कहा, मैंने उनसे ये सारी बातें की तो उन्होंने कहा भाई कैबिनेट ने ये फैसले किए हैं गैस की कमी की रोशनी में, तो मेरे फैसले, मेरे आपसे जो एग्रीमेंट है उसकी कैबिनेट के फैसलों का आगे कोई वक्त नहीं है। और मेरा ख्याल है वो बात तो उनकी ठीक है, अगर कैबिनेट ने ओवर रूल किया है मिनिस्टर को और उनके बाद ये फैसले, हमसे तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट किया, न सिर्फ ये किया बल्कि हमसे पैसे लेकर उन्होंने कहा कि हम RLNG इंडक्ट करेंगे कराची गैस के अंदर, कराची के लिए 200 MMCF बिल्कुल करेंगे, और वो उन्होंने नहीं कर रहे। इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 80, 90, 100 के करीब कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मोती वाला साहब देखें, अगर नदीम बाबर आपके साथ एक प्लान तय कर लेते हैं, बाद में उस पर अमल नहीं होता, तो इसका मतलब ये कि वो काबीना से मंजूरी के बगैर ही आपसे चीजें तय कर रहे हैं। शेख साहब बार बार पूछते रहे नदीम बाबर साहब को, ये सब हम फिगर्स लिख रहे हैं, गैस इनको मिलेगी ना, बिला तातुल मिलेगी ना, और पूछ रहे थे दाम तो चलो मैं प्लस कर रहा हूँ। उन्होंने खुद बोर्ड पे खड़े होकर सारे फिगर्स लिखे और उन्होंने कहा कि देखें, हफीज शेख ने कई दफा उनसे कहा, ठीक है ये सारी बातें सब बात की हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर आपको खड़ा रहना है कि गैस इनको मिलेगी, इनका इंटरेस्ट गैस का है, दाम की जो है ना वो सेकेंडरी आइटम है। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम फरवरी के 28 तक हम बंधे हुए हैं कि गैस इनको देंगे। चले जुबैर मोतीवाला साहब, बड़े संजीदा सवालात वो उठा रहे थे और हमें उम्मीद है कि तवानाई से जुड़े जितने भी वुज़रा की फौज है, मौनीन खुसूसी हैं, एडवाइजर्स हैं, वो उनको सुनेंगे, क्योंकि वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अगर गैस की फरामी मुअत्तल कर दी गई वादे के बरखिलाफ, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि गैस की फरामी सनती यूनिट्स को जारी रहेगी, अगर वो बंद कर दी गई तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर जो है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा, जो खान साहब बार बार पिछले कई हफ्तों से कह रहे हैं कि जी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आप गैस ही बंद कर देंगे सनती कारखानों को और इंडस्ट्रीज़ को, तो आपकी एक्सपोर्ट्स फिर कैसे आगे जाएंगी। तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के आला सरकारी तालीमी इदारों में माशी बहरान नया नहीं है। गुज़श्ता 2.5 सालों में मुतअद्दिद बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और ख़ुद HEC हुकूमत से फ़ंड्स में कमी का गिला कर चुके हैं, लेकिन यह मामला अब तक हल नहीं हो सका। इस बार खैबर पुख्तनख्वा की सबसे बड़ी और कदीमी तारीखी पेशावर यूनिवर्सिटी को एक बार फिर माली बहरान का सामना है, जिसका नतीजा यह निकला कि जामे पेशावर की जानिब से ऐलान किया गया आज बाकायदा कि जनवरी के महीने में तमाम मुलाजमीन को मुकम्मल तनख्वाहें नहीं दी जा सकी। हमने पेशावर यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर फजले नासिर से बात की, जिनके मुताबिक पेशावर यूनिवर्सिटी को तकरीबन 1200 मिलियन के खसारे का सामना है, क्योंकि HEC पेशावर यूनिवर्सिटी को 1200 मिलियन के फंड्स देता है, जबकि खुद जामिया पेशावर तकरीबन 1600 मिलियन तक जो है वो अपना सेल्फ फाइनेंस करती है अपने मीन से, जबकि उसका खर्चा जो है वो 4100 मिलियन है। लेकिन ना तो सूबाई हुकूमत ना ही वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटी की जो माली मदद है, तकरीबन 1200 अरब का जो डेफिसिट है, वो पूरा करते नजर नहीं आते। ऐसे में क्या यूनिवर्सिटी को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? डॉक्टर फजले नासिर पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के सदर है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।
कितना मसला है बड़ा ये डॉक्टर साहब, क्या मुश्किलात हैं, तनख्वाहें नहीं मिली और ये इशू है क्या? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। अभी जो जनवरी की सैलरी फरवरी में मिलेगी, 1 फरवरी को, उसकी तनख्वाह पेशावर यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रही, सिर्फ बेसिक सैलरी देंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी एम्प्लॉय की 50,000 सैलरी है टेक होम, तो उसमें से तकरीबन 30,000 रुपये उसको मिलेंगे और बाकी उसको नहीं मिलेंगे। ये सिलसिला अब से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, पिछले 8-10 साल से, और 12 प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की गई है कि पेशावर यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, 70 साल इसको हो गए, उसको बेल आउट पैकेज वंस दिया जाए ताकि ये मसला ना हो। चूँकि तकरीबन इस वक्त 2200 एम्प्लॉइज़ हैं पेशावर यूनिवर्सिटी में, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 1 जो 17 एंड अबव हैं, सब मिला के उनको इस माह ये सैलरी नहीं मिलेगी। और ये इस महीने तो ठीक है, इस महीने तो ठीक है, हम सैलरी अगर बेसिक दे देंगे, अगले महीने क्या होगा मेरे ख्याल में उसके लिए तो बिल्कुल ही पैसे अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अपने तौर पर या यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने क्या यहाँ पर HEC के साथ ये मामला उठाया, वफाकी वजीर तालीम के साथ उठाया, सूबाई हुकूमत के साथ उठाया, और उनका रिस्पांस क्या है? क्योंकि मुझे याद है मैंने गुज़श्ता साल भी इस मामले पर प्रोग्राम किया था पूरा, और हुकूमत ने वादा किया था कि वो कुछ करेंगे, लेकिन लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट से भी HEC के साथ भी ये मामला 12 उठाया गया, तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से ये कम्युनिकेशन हो रही है। सूबाई हुकूमत के साथ भी ये मामला उठाया गया था, पिछले वाइस चांसलर साहब के दौर में भी और अभी भी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कोई 150 मिलियन का वादा किया था, जिसमें 50 मिलियन रुपए वो दे चुके हैं पिछले साल, और 100 मिलियन अब जो सैंक्शन है वो अमाउंट पेशावर यूनिवर्सिटी को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से पेशावर यूनिवर्सिटी में ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये अगर आप इसको ज़रा माजी में देखें तो ये 2010 से ये सिलसिला चला आ रहा है, जब से ये सैलरीज में इंक्रीज हुआ था 50%, फिर 20%, पेंशन 100% इजाफा हुआ, तो वो पैसे अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने उस मद में 1 रुपया भी यूनिवर्सिटीज को नहीं दिया। और पेशावर यूनिवर्सिटी का ये जो मसला है, तकरीबन आपने जिक्र किया कि 1200 मिलियन का है, अगर ये वंस टाइम ग्रांट दे दिया जाए तो मसला हल हो जाएगा। पेंशन हमारी बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। हम चले डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम पर नाज़रीन आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।